नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे वो कहा जा सकता है कि एक्शन मोड में मोदी सरकार, सबने संभाला कार्यभार। क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। कल जब बड़ी शपथ समारोह हुआ, बड़ी बैठक हुई, उसके बाद आज लगभग सभी मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन 100 दिन के एजेंडे के साथ कल जब बड़ी बैठक हुई थी तो उसमें 100 दिन के एजेंडे का जिक्र भी हुआ था। साथ ही साथ किसानों को लेकर, जीएसटी को लेकर, रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले भी हुए थे। और किसानों की जब हम बात कर रहे तो उन्हीं किसानों को लेकर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसकी 17वीं जो किस्त है उसको लेकर भी कल कहा जा सकता है कि कल बड़ा फैसला किया गया। तो इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि एक्शन में है मोदी सरकार, लेकिन 100 दिन का जो एजेंडा है वो भी तैयार है, बस उस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल साफ तौर पर कहा था कि समय देखकर काम नहीं करना है, 24 घंटे काम करना है। और इसीलिए ये बड़ी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो मंत्री हैं जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। कई मंत्री सुबह 7 बजे पहुंच गए, कई मंत्री 8 बजे पहुंच गए, कई मंत्री 9:15 बजे पहुंच गए। यानी कि समय से पहले, 10 बजे से पहले ही बहुत से ऐसे मंत्री, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात बोली थी कि घड़ी देखकर काम नहीं करना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है, विकास करना है तो लगातार काम करते रहना है। और ये आप 9 बड़ी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो देश के चाहे विदेश मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, सभी बड़े मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। ये जो पहली तस्वीर है एस जयशंकर को आप देख रहे हैं कि वो मंत्रालय पहुंचे, विदेश मंत्रालय पहुंचे। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताया। क्योंकि एस जयशंकर का जब भी हम जिक्र करते हैं तो रूस यूक्रेन जैसा बड़ा मामला, और उसमें से वहां से जो कूटनीतिक संबंधों की बात करें, वहां से हिंदुस्तान के जो युवा हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट है, उनको बाहर निकालने की बात करें, बड़ी कहा जा सकता है कि बड़ी उपलब्धि इनके नाम दर्ज है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी तस्वीर आप जेपी नड्डा को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और इस बार उन्हें हेल्थ सेक्टर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर की जो नब्ज है, हेल्थ सेक्टर का कहा जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जेपी नड्डा इस बार आगे बढ़ाएंगे। हरदीप सिंह पुरी को देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी पदभार संभाला। इसके बाद चौथी जो बड़ी तस्वीर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक बड़ा कहा जा सकता है मंत्रालय मिला है। और बड़ी, इससे पहले एविएशन मिनिस्टर थे और अब नए मंत्रालय के साथ वो आगे बढ़ेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह 3 बार के सांसद, पहली बार उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण और बड़ा सेंसिटिव भी ये मंत्रालय माना जाता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में COP26 जैसे बड़ी बैठकें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर पहुंचते और बड़ा संबोधन देते हैं और बड़े बदलाव को लेकर पूरा विश्व एक मंच पर आता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस समय पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हम देख ही रहे कि किस तरीके से मौसम का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ये जलवायु परिवर्तन का असर। और इसीलिए इस मंत्रालय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अन्नपूर्णा देवी को आप देख सकते हैं कि उनको भी महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। इसके साथ भूपेंद्र यादव, एल मुरुगन को एक बार फिर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, राज्य स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। इसके साथ मनोहर लाल खट्टर पर बड़ी जिम्मेदारी, बिजली की, ऊर्जा की, इसके साथ साथ शहरी आवास और विकास को लेकर भी जिम्मेदारी दी गई है। और इस समय की बड़ी खबर आई, बीजेपी विधायक दल में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। ओडिशा से जुड़ी एक बड़ी खबर है, ये ओडिशा से जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि वहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। भाजपा को 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा में मिला बहुमत। ये एक बड़ी खबर लग रहा है कि ओडिशा 78 सीट जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी ओडिशा में। और आज थोड़ी देर पहले वहां पर रक्षा मंत्री कहा जा सकता है राजनाथ सिंह पहुंचे थे, क्योंकि वो ओडिशा के पर्यवेक्षक है। भाजपा ओडिशा में पहली बार सरकार बना रही है। अब से कुछ ही देर बाद कौन होगा मुख्यमंत्री? मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। एक नया चेहरा, एक बड़ा चेहरा ओडिशा को मिलने वाला है। और 24 साल बाद नवीन पटनायक का जो दौर था, जो युग था, वो खत्म हुआ और पहली बार भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर वो सरकार बना रही है। 147 की विधायक होते और उसमें 78 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और मोहन मांझी नाम आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा कहा सकते हैं बड़ी खबर है। 78 सीट जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और मोहन मांझी अब ओडिशा के नए मंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में हो सकता है कि शपथ समारोह हो। तो ये एक बड़ी खबर है, कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की सियासत में, क्योंकि ओडिशा में 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार
बना रही है। तो ये एक बड़ी खबर, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें, उसके बाद हम एक रिपोर्ट भी देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अमित कुशवाहा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत। और विश्लेषण करेंगे कि आखिर जितने बड़े मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, 100 दिन का एजेंडा क्या है। इसके साथ साथ हमारे साथ कुमार राकेश जी हैं, जुड़े हुए दिल्ली से, वरिष्ठ पत्रकार। कुमार राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे खास मेहमान अरुण जी हैं, सदस्य हैं विधान परिषद के। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम अपने सभी मेहमानों के पास आएंगे और बात करेंगे कि इस बार मोदी 3.0 का क्या कहा जा सकता है, विकास को लेकर कौन सा रोड मैप होगा। क्या एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ गठबंधन सरकार में एक बार फिर मोदी सरकार तैयार है बड़े विकास के लिए, देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले आज कई बड़े मंत्रियों ने कार्यभार, अपना पदभार संभाला है, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। पीएम मोदी की टीम कल से ही एक्शन मोड में है। हर कोई अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर जल्द से जल्द अपना चार्ज लेना चाहता है और काम शुरू करना चाहता है। पीएम मोदी ने कल ही कहा था कि समय देखकर काम करने की आदत से बचे, 24 घंटे काम करने की आदत डाले, और शायद इसीलिए आज उसका असर भी दिखा। एस जयशंकर सुबह 8:15 पर ही मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने दूसरी बार विदेश मंत्रालय के मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पीएम मोदी ने दूसरी बार फिर से जयशंकर पर भरोसा जताते हुए विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी है। राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से बने हैं। राम मोहन नायडू ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव इससे सीधे तौर पर जुड़ा है, और इसीलिए सुबह 9:15 बजे पहुंचकर उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। ललन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी का विभाग इनको मिला और सुबह 11 बजे पहुंचकर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। शिवराज सिंह चौहान जैसे किसान कल्याण की बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और सुबह 8:45 पर पहुंचकर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। कार्य संभालते ही शिवराज सिंह ने कहा कि सम्मान निधि का फैसला और किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्रतिबद्धता है। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी सुबह ही पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जगत प्रकाश नड्डा ने सुबह कार्यभार संभाल लिया और एक बड़ी बैठक भी की ताकि हेल्थ सेक्टर को और मजबूती प्रदान की जा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्रालय सुबह 10:45 पर पहुंचते हैं और कार्यभार संभालते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में संस्कृति मंत्रालय ने पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दी है, नई छवि बनाई है, जिसको अब मुझे आगे बढ़ाने का गौरव मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह ही पहुंचकर संचार मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संचार का क्षेत्र कई बड़े बदलावों से गुजरेगा। और सुबह ही मंत्रालय पहुंचकर अश्विनी वैष्णव ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है, जो गरीबों और किसानों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। तीसरी बार सांसद बने कीर्तिवर्धन सिंह ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी सर्वोत्तम तरीके से निभाऊंगा। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। 71 मंत्रियों के साथ पीएम मोदी तैयार है अपने 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए। सबको लक्ष्य दे दिया गया है, अब परिणाम का इंतजार है। काफी यंग। तो देखा आपने किस तरीके से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है देश के लिए, क्योंकि सभी बड़े मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने अपना अपना मंत्रालय संभाल लिया। लेकिन 100 दिन के एजेंडे के साथ कल की जो बड़ी बैठक हुई, एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ी खबर, मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। ये ओडिशा में 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। कहा जा सकता है नवीन पटनायक एक दौर था, युग था, वो खत्म हुआ और ओडिशा में 24 साल बाद 78 बड़ी सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर उन्होंने इतिहास रचा और मोहन मांझी वहां के मुख्यमंत्री होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे। कुमार राकेश जी, किस तरीके से देखते हैं 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में कहा जा सकता है कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है?
मुझे याद है 92-93 में उड़ीसा में एक भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी जी। वो जगह में, और उस समय वो कोशिश, तब से कोशिश जारी है। 24 साल के हैं क्या लोग गठबंधन में रहे, लेकिन अपने पोते पे, अपने दम पे सरकार जो है पहली बार उड़ीसा में आई है, जो 25 साल की जो मतलब नवीन पटनायक की जो सरकार थी सुप्तावस्था में थी, या जिस तरह से प्रचार किया नरेंद्र भाई मोदी ने और वहां के लोकल कार्यकर्ताओं ने, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 10 तारीख को ही हम जो है, अब तो एक दिन बढ़ गया डेट कारणों से, हम वहां शपथ ग्रहण लेंगे, वो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, और वो जो उनका मतलब एक प्रबल जिसे कहते हैं आत्मविश्वास के साथ जो उन्होंने बात कही, अपने आप में झलकता है, क्योंकि कार्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठा के प्रति, जैसा कि आज ही आपने देखा सबसे पहले प्रधानमंत्री ही पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय। अभी आप समय दिखा रहे थे सबका एक एक करके, 8 बजे के पहले कोई नहीं पहुंचा। 2014 मुझे याद है, 19 में याद है, कभी कभी वो 6:30 बजे मंत्रियों को फोन कर देते थे। शुरू जब 2014 में आए, हाँ भाई कहा हो, मैं तो पीएमओ बैठा हूँ, मैं कई ऐसे मंत्रियों को मैं जानता हूँ, बेचारे का वो 7 बजे पहले उठते नहीं थे, कोई 8 बजे उठते थे। तो जब इस तरह की एक उन्होंने क्या कहते हैं परंपरा परिपाटी शुरू की जी, तो मतलब उड़ीसा, जहां तक उड़ीसा की बात है, उड़ीसा में तो अभूतपूर्व विजय है, ना भूतो ना भविष्य, आगे और अच्छा होगा वहां। और एक भाजपा के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक कह सकते हैं जीत है, और उसके लिए सभी लोग उसके भाजपा के और स्पेशली प्रधानमंत्री धन्यवाद की पात्र। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में कहा जा सकता है कि कमल खिलाया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही। लेकिन लगातार आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आने वाली जो मोदी 3.0 है वो 100 दिन के एजेंडे के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अरुण पाठक जी हैं, सदस्य हैं विधान परिषद के, हमारे साथ जुड़े। अरुण जी, क्या लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे आ गई है, और खासतौर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पास मौका है डबल इंजन की सरकार का लाभ लेने का? उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है, जो भी काम हुए हैं, वो डबल इंजन के कारण सबको दिखाई भी पड़ रहे हैं, और एक उत्तम प्रदेश बनकर तैयार हुआ है। पिछले 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से एक ग्रोथ इंजन का काम पूरे देश के लिए किया है, एक वो बहुत बड़ी बात है। मैं एक तो सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से उड़ीसा के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आज उनको उनके नए मुख्यमंत्री मिले। फिर मैं मोदी सरकार 3 की बात करता हूँ कि आज ही आपने देखा कि मोदी जी ने जो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर बड़ा काम किया, उनका जो कमिटमेंट था किसानों को ऋण देकर जो 17वीं किस्त जारी की 20,000 करोड़ किसान रुपए की, इसमें लगभग 14 करोड़ किसान परिवार पूरे देश में है, और 9.25 करोड़ किसान परिवारों की किस्त गई, जो बताता है कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 5 करोड़ मकान बने थे जो हमारे गरीब भाइयों को मिले थे। तो फिर एक बार 3 करोड़ ऐसे मकान जो 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में दिए जाएंगे। ये भी एक दूसरा एक बड़ा काम 24 घंटे सरकार की शपथ लेने के बीच में किया गया। ये और साथ ही साथ केवल मकान ही नहीं, उस मकान में नल के द्वारा पानी, बिजली का कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, सभी सुविधा एक कॉम्पैक्ट पूरा एक जो एक किसी आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है, वो सभी सुविधाओं देने का जो संकल्प लिया है। और मोदी जी ने पहले भी कहा था कि जो तीसरा काम है, जो तीसरा कार्यकाल है, वो बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा, बड़े कामों के लिए जाना जाएगा। और आज आपने देखा कि कई सारे मंत्रियों ने पर पार्टी से हटकर सुबह 8, सवा 8 और 8:30 बजे जाके मंत्रालयों का काम संभाला है, जो एक इंडिकेशन है, जो बताता है कि जनता की सेवा के लिए मोदी सरकार के सभी मंत्री किस प्रकार से काम करने का उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है। बिल्कुल, आपने कहा कि बड़े फैसलों के लिए भी 2024 या फिर कहा जा सकता है कि मोदी 3.0 जानी जाएगी। कुमार राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक स्टाइल रही और हमेशा कहा जा सकता है कि चाहे जब मुख्यमंत्री रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ ही उन्होंने काम किया। ये पहली बार है कि गठबंधन का अनुभव उनको मिलेगा। क्या उस स्टाइल पे बाकी लोग मैच कर पाएंगे, उस कदम ताल मिला पाएंगे? प्रधानमंत्री की जो काम करने की शैली है, 24 घंटे काम करते हैं, बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, गठबंधन मैच कर पाएगा उनकी रफ्तार को? मैं आपको ये कह सकता हूं कि अभी जो प्रधानमंत्री की जो शैली है सभी लोगों ने देखा है ना? जो प्रधानमंत्री की शैली है सभी लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं और किस तरह काम को आगे बढ़ाते हैं। एक
और जो भी आपने 8 बजे वाली बात कही और जो शैली की जो बात है, परिचय दिया, और ये 11 मतलब 72 में से 11 हैं जो कि समर्थक दलों के हैं। तो राजीव रंजन सिंह की बात बोलो, वो भी कर्मठ है। राम मोहन नायडू, उनके पिताजी को मैंने कवर किया था अटल जी के सरकार में, एरन नायडू के पुत्र हैं। तो एरन नायडू भी टीडीपी के ट्रस्टेड लीडर थे और वो भी मतलब वो 24 घंटे में 48 घंटे काम करने वाले थे। चंद्रशेखर पेमाशानी है। फिर जिस तरह से मतलब जो मतलब चिराग पासवान है, मतलब अपने आप में जो भी लीडर है, मतलब बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समर्थक दलों की बात है, जो जिस तरह मीडिया में बात आ रही है कि ये प्रेशर बनेगा और गठबंधन नहीं होगा, किसी ने झुनझुना बोल दिया, वो अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। होगा, देखिए सरकार अपनी गति में आ चुकी है। पहले दिन से, जैसा अभी अरुण जी ने बताया कि किसानों के लिए बात कही, 15 करोड़ जो घर की बात है, जो उनका वादा था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और विकसित भारत जो है 2047 का जो उनका प्रण है, वो लगता है उनके मोड से पूरा होकर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सभी ने, कुछ मीडिया के लोग हैं अपने अपने सक्रिय हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एनसीपी के लिए हो। प्रफुल्ल पटेल से मेरी बात हुई तो कैबिनेट और उसकी बात थी, कोई बड़ा इशू नहीं है, साथ में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, शिवसेना के लोगों को मान लिया इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, उनको तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, वही आयुष मंत्रालय से मंत्रालय को दिया। और तो मैं कहने का मतलब है कि जिन भी टीडीपी को या जेडीयू को या जो भी अनुप्रिया पटेल हैं, इनको भी दिया गया, सभी ने सहर्ष होकर के काम स्वीकार किया है और एक पर गति चल पड़ी है। पहले दिन से मिशन मोड पे सरकार चल पड़ी है। तो ये तो एक विकास का परिचायक है। विकसित भारत के प्रति जो प्रण है हमारे प्रधानमंत्री का, उसका इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकता है। और सभी लोग अपने बोर्ड में जो अपनी लिखा के साथ मंत्रालय को नहीं किया, तो जो एक प्रगति, जो निरंतरता होनी चाहिए, उस पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए समर्थक दल भी उनके साथ है भारत के विकास के प्रति, समेकित विकास हो, समग्र विकास। कुमार राकेश जी, मैं आपके पास हूं। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। समझते हैं, जो बूझते हैं और जो उनको जानते हैं। जब वो गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों ने कहा ये तो संगठन के हैं, ये कैसे मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। लेकिन उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद संभाला तो देश के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक रहे जी। जब मुख्यमंत्री के पश्चात वो प्रधानमंत्री पद के में आए उसका शपथ लेने, तो लोगों ने कहा कि अरे ये कैसे, ये तो छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा देश कैसे संभालेंगे। परंतु देश के सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से रहे। जब प्रधानमंत्री रहे तो ये हुआ कि अरे विदेश नीति कैसे होगी, क्या होगी। सबसे बड़े ग्लोबल नेताओं में से एक रहे। मैं फिर आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इस गठबंधन की सरकार को चलाने का जो एक बाद में रिजल्ट आएगा, तो लोग कहेंगे कि देश में सबसे सफल गठबंधन की सरकार चलाने में जितनी महारत, जितनी खूबसूरती, जितनी पारदर्शिता आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को थी या है, उतनी और किसी को नहीं होगी। इसलिए आप देखेंगे कि उनके लिए कोई कठिनाई का विषय नहीं है। मोदी जी को जो भी काम मिलता है पूरी शिद्दत के साथ, पारदर्शिता के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक अमित कुशवाहा जी। अमित जी, क्या आपको लगता है कि हर चुनौतियों को पार करना ये पीएम मोदी की शैली है? चाहे 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दों को टच करना, पूरी तरीके से सफल तरीके से आगे बढ़ाना, धारा 370 जैसे बड़े मुद्दे, कोई भी राजनीतिक दल सोच भी नहीं सकता था कि नहीं वहां पर ऐसे मामलों, ऐसे जो सेंसिटिव मामले हैं उनको छूना है, टच करना है। क्या ये उनकी शैली है? निश्चित तौर पर देखिए, एक कुशल प्रशासक की वो पहचान है कि सब समन्वय सबके साथ कैसे बिठाया जाए। और मोदी प्रधानमंत्री जी का कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल विभिन्न मतों के साथ, विभिन्न लोगों के साथ किस तरीके से एक सारगर्भिता बैठानी है, कैसे संयोजन बनाना है, वो बहुत भली प्रकार आता है। और गुजरात में भी जब लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने बहुत सारे समायोजन इस तरह के किए हैं। और उसके साथ साथ एक वो संगठनकर्ता बहुत अच्छे हैं और इस वजह से वो हर व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है, उससे कैसे एंगेज करना है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उन तमाम विषयों के साथ वो व्यवहार उसको समझते हुए संबंध स्थापित करते हैं। तो कि फिर व्यक्ति क्या है, हमेशा के लिए व्यक्ति के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है। और ये प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ऐसा हमने लंबे समय से उनकी कार्यशैली में देखा है।
और उनकी एक जो परिपाटी विकसित हुई है कि एक बहुत ही इंक्लूसिव इनकी अप्रोच है, समावेशी एक उनकी जो एक अप्रोच है, उससे वो विपक्षियों को और तमाम वैसे जो विषय हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का जैसा आपने विषय उठाया और 370 का विषय है और सीए जैसे तमाम अन्य भी विषय हैं, उन तमाम विषयों को संसद में किस तरीके से प्रस्तुत करना है, कैसे उन पे चर्चा परिचर्चा होनी है, कैसे एक सामंजस्य स्थापित होना है, उन तमाम चीजों में उनकी हमने कार्यकुशलता को देखा है और वो कर पाने में वो हमेशा सक्षम होते हैं, क्योंकि उनकी वही अप्रोच है कि इंक्लूसिव अप्रोच है, सबको सुनना है और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस वजह से देखिए, जब कोई व्यक्ति राष्ट्र की एक सच्ची भावना से उसकी सेवा करने का प्रयास करता है तो वो उसका व्यक्तित्व इस तरीके का हो जाता है कि वो बहुत सारे विषयों को एक साथ सामंजस्य बिठाकर काम करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी में ये जो सामंजस्य बैठाने की जो काबिलियत है वो उनको तमाम नेताओं से, तमाम प्रशासकों से बिल्कुल अलग करती है और वो अपने आप में एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि एक प्रशासक और एक नेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। अरुण जी, क्या आपको लगता है परीक्षा सबके लिए है? गठबंधन के नेताओं के लिए भी है, जो मंत्री पद आज संभाला है उनके लिए भी है, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, परीक्षा सबके लिए है कि देश का विकास कैसे, संतुलन कैसे, सामंजस्य कैसे? अरुण जी, मैं एक बार प्रश्न अपना दोबारा दोहराएंगे, मैं आपके प्रश्न के विषय को नहीं समझ पाया अभी। जी अरुण जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि परीक्षा सबके लिए, ये कहा जा सकता है कि चुनौती सबके लिए, परीक्षा सबके लिए, वो गठबंधन के नेताओं के लिए भी है, जो आज बड़े मंत्री बने उनके लिए, जो बड़ा पद मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो भाजपा के बड़े नेताओं, बड़े कैबिनेट मंत्रियों के लिए, वो प्रधानमंत्री के लिए भी है। जी, मैं सबसे पहले एक तो आपने अपने मंत्रिमंडल देखा, देश का ऐसा हर कोने से, हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के लोगों का उसमें समन्वय है, और एक ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें एक अनुभव, खास तौर से लगभग 7 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पुराना अपना कार्यकाल उस विभाग का संभाला है, और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी था कि पुराने कामों को आगे बढ़ाना, को पूरा करना, 100 दिन का एक लक्ष्य देकर एक टारगेट फिक्स किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो हमारा समय है वो केवल एक निश्चित कार्यकाल का समय नहीं, निश्चित समय का नहीं कि 10 से 5, 24 घंटे हमको अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे अच्छा करना है, और खास तौर से गरीबों का कल्याण कैसे हो पाए, वो लोग जो पीछे कहीं छूट गए हैं उनको हाथ बढ़ाकर कैसे आगे लाया जा सके, नौजवानों के लिए कैसे रोजगार और अधिक से अधिक उत्पन्न हो सके, देश की सुरक्षा कैसे मजबूत हो सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभ मिल पाए। मैं चाहे वो रेल मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, रक्षा का क्षेत्र हो, गृह हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे मूलभूत मंत्रालय उन अनुभवी मंत्रियों को दिए गए हैं जो पहले भी इन परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। खासतौर से मोदी जी खुद काम करना भी जानते हैं और लोगों से काम करवाना भी जानते हैं, और उनकी जो टीम है, टीम एक अनुभव का मिश्रण है, लगन का मिश्रण है, नौजवान उसमें बहुत सारे उनके परिश्रम का मिश्रण है। और आप देखेंगे कि देश किस प्रकार से एक गठबंधन की सरकार को एक अपने टारगेट, अपने अचीव को पाते हुए देखेगा। और मेरा ये विश्वास है कि जो 2047 का लक्ष्य लिया गया है उसके बहुत सारे लक्ष्य 2029 तक पूरे भी कर लिए जाएंगे, पूरे होंगे भी। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं जी, कि पूरे मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी, हर जाति और धर्म की भागीदारी, हर वर्ग की भागीदारी, देश के हर कोने की भागीदारी, ये सुनिश्चित करती है कि मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, इस एक शब्द को पूरा मंत्रिमंडल का परिदृश्य में हम सबको दिखाई भी पड़ता है। ठीक है, मैं जी अरुण जी, मैं आपके पास, कुमार राकेश जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहें, क्योंकि एक ग्लोबल फेस, ग्लोबल चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, 2014 से लेकर 2019 तक देखें तो सिर्फ भारत की आंतरिक स्थिति नहीं बदली है, डेवलपमेंट से भी अंदर ही नहीं हुआ है, रिश्तों में भी विकास हुआ है, रिश्तों में भी प्रगाढ़ता आई है। क्या उसमें भी कहा जा सकता है कि तेजी आएगी, रफ्तार आएगी? देखिए, जो भी मैंने कहा था, अंग्रेजी बोलते हैं कि डेवलपमेंट विद कंटिन्यूटी विद डेवलपमेंट। तो विकास के लिए निरंतरता जरूरी है, उसमें डॉक्टर एस जयशंकर एक माने हुए मतलब डिप्लोमेट हैं, और ये पहली बार एक्सपेरिमेंट प्रयोग कहिए और सफल हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा कि एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को, उन्होंने कई ब्यूरोक्रेट को बनाया मंत्री, अश्विनी वैष्णव भी है, हरदीप पुरी भी है, पहले सतपाल सिंह भी थे, लेकिन उसमें जो उनके पैमाने पे खरे उतरे हैं उनमें से डॉक्टर जयशंकर, अश्विनी वैष्णव जैसे लोग मैं टॉप पे मानता हूँ। हरदीप पुरी को उनके बाद मानता हूँ कि अश्विनी वैष्णव जो है, जो 8 से 9 रात के 11 बजे 10 मंत्रालय में काम करते हैं,
मैं उनको अटल जी के जमाने से देख रहा हूँ। और जैसे कि हरदीप पुरी भी, वो भी मैं एक शब्द है निशाचर जयशंकर, जिस समय फोन कीजिए अवेलेबल है वो। मतलब तो जो आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं, विदेश नीति में जैसे कि अभी आते ही पाकिस्तान को डिक्टेट किया, प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं पड़ी, जयशंकर जी ने उनको मैसेज दे दिया पाकिस्तान वाले मामले पे, और उनको जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, जो भी उसने क्षुद्रता दिखाई है। तो जो एक उनमें जो बौखलाहट थी कि तीसरी बार भाजपा की सरकार और मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार आ गई है, वो बौखलाहट का वो उन्होंने परिचय दिया, तो उनको फिर जवाब दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। जहां तक विदेश नीति की बात है, मैं 94-95 से मैं सभी प्रधानमंत्री का लीजिए या राष्ट्रपति, सभी के साथ मैंने घूमा देखा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, 2014 के पहले का भारत और बाद के भारत में संतोष जी बहुत परिवर्तन हुआ है। पर एक प्रधानमंत्री, हमारा मनमोहन सिंह का नाम लेके बोलता हूं, एक कॉलम न्यूज छपाने के लिए हमारे देश का हजारों डॉलर खर्च होता था, और वही हमारे प्रधानमंत्री, मैं 2015 को कोट करूंगा, 2014 को छोड़ दीजिए, 2015 में मैं वहां था कैलिफोर्निया में, सैप सेंटर में उनकी सभा थी। जब मैं वहां जो डिप्लोमेट थे CGI, उनसे मैंने पूछा कि बोले भाई साहब 19 इंटरव्यू ऑबिटेड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 को ओके किया है जी। और जो आने के पहले फुल पेज कवरेज, पैसा कितना खर्च हुआ साहब, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, हमारा तो मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। और यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं और बाहर के भी हैं, जो विदेशों के भी हैं, जो भी US में हैं, वो तो पता नहीं क्या जादू है हमारे प्रधानमंत्री का। एक दूसरा, अमेरिका की नीति का लें, जो क्वाइट बना, जो क्वाइट अपने आप में भारत को उसमें लिया गया, ठीक है। उसके अलावा जी मैं मतलब बिल्कुल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। एक मैं छोटा सा जिक्र करूंगा, लंबा प्रकरण है कि 2015 की बात है, 15 की बात है, 15 की बात है कि जब यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री जी ये SDG का साइन हो रहा था 2015-2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसी समय हुआ था। तो 45 कंट्री में 45 में फेस बॉक्स में था यूनाइटेड नेशन और UNGA में, मैंने गिना 45-46 जो थे लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए उस हॉल में सिर्फ एक व्यक्ति के साथ में, वो हमारा भारतीय प्रधानमंत्री, लाइन लगे हुए थे सेल्फी खिंचाने के लिए। ये मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। उसमें जयशंकर सेक्रेटरी थे, वहां एम्बेसडर थे भारत के, और मतलब और भी मतलब ऐसी स्थितियां हमने आज तक नहीं देखी। मैंने यूनाइटेड नेशन के लोगों से पूछा, जो ऐसा कभी देखा दृश्य, बोला आज तक मेरे जीवन में नहीं। बिल्कुल, ये बदलते हुए दृश्य, बदलती हुई तस्वीर हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही है। 2047 का एक बड़ा सपना। अमित जी, क्या आपको लगता है ये जो ब्रांडिंग करने की, चाहे वोकल फॉर लोकल की बात करें, वोकल से लोकल, लोकल से ग्लोबल की बात करें, या फिर देश की ब्रांडिंग करना, देश के उत्पादों की ब्रांडिंग करना, या फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उनकी ब्रांडिंग करना, ये एक अलग शैली 2014 के बाद देखने को मिली है? निश्चित तौर पर देखिए, 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की जो एक तरह, भारत चूंकि एक बड़ी पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा से निकलकर आया है, और भारत का जो वर्चस्व है वो एक बड़े लोकतंत्र के साथ साथ एक प्रभावशाली देश के रूप में हो, क्योंकि उसके पास अपनी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो पूरे विश्व के लिए एक तरीके से उदाहरण बन सकती हैं। चाहे वो शांति की बात हो, चाहे बहुत सारे समन्वय बैठाने की बात हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और भारत ने हमेशा से विदेश नीति के मामले में एक स्पष्ट नजरिया रखा है, और देश की व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न राजनीतिक पटलों पर अपनी जो बातें रखी हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, विश्व की शांति को लेकर हो, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को के विषय पर लेकर, उसकी एनर्जी को लेकर, तो भारत की बड़ी स्पष्ट नीति विदेश नीति की रही है। लेकिन नेतृत्व का अभाव इस कदर था पिछली सरकारों के दौरान कि वो बहुत सही मामले में फलीभूत नहीं हो पाया, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो भारत निरंतर पीछे होता चला गया, और बहुत सारे जो देश हैं वो हमें आंखें दिखाने लगे, और खासकर हम अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी छवि उभर कर आई। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस तमाम इमेज और छवि को बदलने का प्रयास किया है, और भारत की जो वास्तविक छवि है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो स्थापित होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो उसकी महत्ता है वो स्थापित होनी चाहिए, उसको उन्होंने बहुत सही ढंग से एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। और पिछले 10 वर्षों के अभियान के अगर हम देखें कार्यकाल के दौरान, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हमारे समझौते हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री जी ने जो भी विषय रखे हैं, पूरे विश्व की दुनिया, मतलब विश्व भर की तमाम देशों ने उसे बहुत
बहुत गंभीरता से लिया है और उनकी जो ब्रांडिंग है वो निरंतर बढ़ी है और आज वो विश्व के सबसे बड़े एक नेता के तौर पर या एक प्रभावशाली नेतृत्व के तौर पर, एक लीडर के तौर पर उन्हें पूरा विश्व देखता है। और निश्चित तौर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उसकी स्थिति निरंतर मजबूत हुई है। आज हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, जो भारत जिसको लीड कर रहा है, G20 को जो सफलतम आयोजन हुआ सितंबर माह में, वो भी एक अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। और उसके साथ साथ बिम्स्टेक, आसियान और SCO और तमाम ऐसे क्षेत्रीय संगठनों में क्षेत्रीय स्तर पर भारत की जो एक अभूतपूर्व जो छाप है, उसका जो प्रभाव है, वो निश्चित तौर पर देखने को मिला। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर हिंदुस्तान उभरा। ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हर चीज की ब्रांडिंग करना, अपने सामान, अपने उत्पादों को किस तरीके से आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को किस तरीके से बड़ा बाजार, बड़ा मार्केट हब बना देना है, ये प्रधानमंत्री मोदी की शैली। लेकिन जब कल बड़ी बैठक हुई तो कई बड़े मुद्दे, किन किन मुद्दों पर सबसे बड़ा फोकस हुआ उस बड़ी बैठक में? किसानों पर फोकस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसीलिए एक बड़ी किस्त जारी की गई है। किसानों पर विस्तृत चर्चा हुई है कल कैबिनेट की बैठक में और 100 दिन के एजेंडे में 3 बड़े मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए। दूसरा, गरीबों को 2 करोड़ घर का एक बड़ा लक्ष्य कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, शहरों में, गांवों में जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए आवास, उनका सपना साकार करने के लिए। तीसरा, जीएसटी को अब और आसान बनाना। 5-12-15 का जो स्लैब हुआ करता था, उस स्लैब में भी बैठक होगी, उस स्लैब में भी बड़े बदलाव। बेरोजगारी पर लगाम लगाना, यानी कि रोजगार की नई नई संभावनाएं तलाशना, नए नए सरकारी विभागों में भी संभावनाएं तलाशना, प्राइवेट सेक्टर में भी संभावनाएं तलाशना। ये कुछ बड़े मुद्दे थे जो कल कैबिनेट की बैठक में विस्तृत रूप से बड़े मंत्रियों को निर्देशित किया गया है। चुनावी राज्यों पर फोकस। आने वाले 2025, 24 और 25 बात करें तो लगभग 4 से 5 बड़े राज्यों में चुनाव होना है, उस पर भी बड़ा फोकस रहेगा। तो खबरदार एक्शन में कहा जा सकता है मोदी सरकार और बड़े फैसले किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर, जीएसटी को लेकर, यहां तक कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अरुण जी, एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत के हिसाब से अगर हम बात करें, इस बार के लिए था क्या आपको लगता है थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत? इस बार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को समझा नहीं पाई लोगों को, शायद इसीलिए उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, या स्थानीय मुद्दों को समझा नहीं पाई लोगों को, या स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे, या आपको लगता है जातिवाद ज्यादा हावी रहा, विकासवाद पीछे रह गया है? अरुण जी, मैं एक बात पहले आपके पहले प्रश्न में थोड़ा जोड़ना चाहता हूं कि जब आप अभी ग्लोबल और विदेश नीति की बात कर रहे थे, तो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो इंडिया फर्स्ट की नीति जो मोदी सरकार ने अपनाई कि हम 1/5 आबादी हैं और हमारे पक्ष को कोई दूसरा निर्धारित नहीं करेगा, अपने पक्ष को हम खुद निर्धारित करेंगे। राष्ट्र हित में यथार्थवादी जो हमारी कूटनीति, उस आधार पर इंडिया के लाभ के लिए, इंडिया के राष्ट्रीय हितों के लिए और इंडिया की जो हमारी जनता उसके लिए, भारत की जनता के लिए जो हितकर होगा, हम उसे चुनेंगे। एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन ग्लोबल स्तर पर आया है, चाहे अमेरिका से संबंध हो, रूस से संबंध हो, जिसमें देश का हित था, मोदी सरकार ने उसको ही चुनने का काम किया है। अपने लाभ के लिए एक संतुलन को बनाए रखने का भी काम जो मोदी जी ने किया, मुझे लगता है विश्व के दुर्लभ नेताओं में ये गुण होता है कि अपने देश के लाभ के लिए जो पूरे विश्व की शक्तियां हो, उनके बीच में जो हम लोग संतुलन स्थापित करने का जो एक पैमाना स्थापित किया मोदी जी ने, शायद किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। और अपने आर्थिक संबंधों को, अपने आर्थिक लाभों को सुनिश्चित किया। और मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी जी की डबल इंजन सरकार ने जिस प्रकार की काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ थी, लेकिन विपक्ष ने खासतौर से कुछ भ्रामक प्रचार करके, जैसे संविधान के मुद्दे को अनावश्यक लाकर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कई बार कहा भी गया, लोगों को बरगलाने का, लोगों को उनको मैनिपुलेट करने का जिस प्रकार से काम किया, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं। और हमारे कुछ भाई बहन उससे बहकावे में शायद आ गए होंगे या होगी, क्योंकि जिस प्रकार से गारंटी भी आपने देखा कि कांग्रेस के दफ्तर में हमारी कई बहनें गारंटी कार्ड लेकर पहुंची कि लाइए 1 लाख रुपए लाइए, उनको ये कहा गया कि नहीं, आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको गलत तरीके से बरगलाने का काम किया गया, उसके कारण कुछ थोड़े परिणाम ऐसे आए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो 5-1 अरुण जी, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश जी काफी देर से कुछ कहना चाह, राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली 2 बातें छूट गई थी विदेश नीति को लेकर के, कि विदेश नीति का जो प्रभाव है
भारत का विश्व पे अभी जो हाल के दो छोटे एग्जाम्पल है, फिर बाद में आपके सवाल को हम करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि कतर में 8 भारतीय को जो फांसी की सजा दी गई थी वो भारत देशी था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का प्रबल प्रखर नेतृत्व था जिसके कारण सबकी सजा माफ हुई और भारत लौटे। और अभी 22 जून 2023 की बात है जब अमेरिकी कांग्रेस में विश्व का कोई नेता लगातार दूसरी बार एड्रेस किया। मैं आई विटनेस था वहां पे प्रेस बॉक्स में, ऊपर प्रेस के बॉक्स से नीचे स्टैंडिंग ओवेशन के अलावा एक भी व्यक्ति अनटच्ड जिसे कहते हैं कि जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री ने हाथ नहीं मिलाया और एक कतार में लोग हाथ बढ़ा करके मिलाने के लिए बेताब थे। ये हमारी स्वीकारता है विश्व में, जो सबसे पावरफुल देश माना जाता है, सबसे बड़ा आर्थिक जो साम्राज्य का देश है, वहां भी जो हमारा स्वागत हुआ, एक एक व्यक्ति भारत का सबके मतलब जो है गर्व से जिसे कहते हैं सीना फूलने वाली बात है, लगा कि हाँ हमारा देश वास्तव में बदल रहा है और बदल गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। लगातार हम लोकसभा चुनाव 2024 की भी बात कर रहे हैं। इसके बाद शपथ होता है, शपथ समारोह के बाद 71 मंत्री शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री को जोड़ ले तो 72 मंत्रियों का शपथ होता है और अब आज उन्होंने कार्यभार भी संभाल लेते हैं। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, वो है बसपा। बसपा का किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में चुनाव दर चुनाव अगर हम जोड़े, 2014 देखे, 19 देखे, जिस तरीके से जनाधार घटता जा रहा है, क्या ये जो चुनाव था अस्तित्व का चुनाव था? इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस पर उसके बाद अरुण जी मैं आपसे भी इसमें रिएक्शन लूंगा, अमित जी आपसे भी और राकेश जी आपसे, क्योंकि ये वो बसपा है जिसमें 3 बार मायावती मुख्यमंत्री थी और बसपा का वोटर कहा जाता है कि एकदम इंटैक्ट वोटर हुआ करता था, वो किसी तरफ हिलता नहीं था। लेकिन आज की स्थितियां क्या बसपा समय के साथ चुनावी रणनीति नहीं बना पाई है और इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा? सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के लिए सिर्फ एक हार ही लेकर नहीं आया, बल्कि कई सवाल लेकर के आया। सवाल घटते जनाधार का, सवाल खिसकती सियासत का, सवाल अस्तित्व को बचाने का। इस बार बसपा को यूपी में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई। कई सीटें ऐसी भी थी जहां बसपा तीसरे और चौथे स्थान पर रही। 89 सीट पर चुनाव लड़ी, एक भी नहीं जीती। बसपा का कोर वोटर बसपा से अलग हो गया। बसपा को वोट बीजेपी और इंडी गठबंधन को गया। यूपी में बसपा को कुल 9.39% वोट मिले। इसके साथ ही एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि देश भर में 2024 के चुनाव में किस राजनीतिक दल को कितने वोट मिले और कितनी सीटें मिली। भाजपा को 24 करोड़ वोट मिले और सीट देश भर में 240 मिली। कांग्रेस को 14 करोड़ वोट मिले, सीट 99। समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ वोट मिले, सीट जीती 37। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 3 करोड़ वोट मिलते हैं और 29 सीट जीतती है। तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो 1 करोड़ 27 लाख वोट मिलते हैं और 16 सीट जीतती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वोट मिलते हैं 71 लाख और 3 सीटों पर जीत दर्ज करती है। वही बसपा का खिसकता जनाधार पार्टी को अंत की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि पार्टी का जनाधार चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 1 करोड़ 60 लाख वोट मिलते हैं और वोट प्रतिशत रहा 19.77। 2019 में 1 करोड़ 35 लाख वोट मिले और वोट प्रतिशत रहा 19.42%। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 82,53,000 वोट मिलते हैं और एक भी सीट पर जीत नहीं मिलती है। मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। बसपा का अपना वोट बैंक माना जाता रहा है। यह भी कहा जाता था कि बसपा का वोटर सिर्फ बसपा का ही है। पर जिस तरह से समीकरण बदले, राजनीति करने के तरीके बदले, बसपा उस बदलाव के साथ कदम ताल नहीं बना पाई और आज बसपा अस्तित्व की लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद बसपा के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती बन सकते हैं। इतना ही नहीं, बसपा का सुरक्षित सीटों पर भी काफी बुरा हाल रहा। 2014 में अगर सुरक्षित सीट की बात करें तो 39 लाख वोट मिले थे।
2024 में सिर्फ 18 लाख वोट मिले। आकाश आनंद आने वाले दिनों में बसपा के वोटर को क्या वापस ला पाएंगे, ये समय की सिलवटों में छिपा है। तो 2024 का चुनाव बीएसपी के लिए कहा जा सकता है अस्तित्व का चुनाव था। अमित जी, किस तरीके से देखते हैं 2014, 19 और लगातार बीएसपी का जो वोट है वो खिसकता चला जा रहा है, जनाधारी पूरा कार्यरस्ता की धीरे धीरे कम होता जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए 2019 का चुनाव हो, 2014, 19 और 24 के चुनाव में एक जो ट्रेंड निकल कर आया कि बीएसपी का वोट बैंक लगभग 19.38 के आसपास रहा है। और यूं कहें कि 2019 में थोड़ा मत प्रतिशत भी बसपा का बढ़ा था, लेकिन 2024 में मत प्रतिशत एकाएक गिरकर लगभग 9 के आसपास आ गया है। ये वाकई चिंता का विषय है बसपा के लिए, क्योंकि मेन मुख्य समस्या बसपा के साथ ये है कि बसपा का जो कोर वोटर था वो अब खिसक गया है बसपा के हाथ से। वो बसपा की को जीरो पर, शून्य पर लाने के लिए बहुत मतलब मजबूती से उसने अपना योगदान दिया है। और सबसे दूसरी बात है कि 17 जो सुरक्षित सीटें थी उसमें बसपा का लगभग 21 से 22 लाख वोट कम आना, ये वाकई भी चिंता का विषय है। और बसपा धीरे धीरे अपना जनाधार सिमटाती चली जा रही है। आप नगीना में देखिए 2019 में लगभग 5.5 लाख के करीब वोट मिले थे, अब वहां पर इस बार 15,000 वोट मिले। एक बड़ा वोट बैंक अब जो उनका था वो पूरी तरीके से चंद्रशेखर की तरफ खिसक रहा है। जैसा आपने भी अभी कहा कि एक नई दलित राजनीति की एक तरीके से शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। तो बसपा का हालत यहाँ यूपी में तो बहुत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, बसपा ने अपना वोट बैंक मध्य प्रदेश में बढ़ाया है, ये भी गौर करने वाली बात है। अन्य प्रदेशों में बसपा का वोट बैंक ठीक ठाक रहा है। पिछली बार लगभग 2.5 पौने 3 पे था, इस बार लगभग 3.5 और पौने 4 के करीब है। तो तमाम सीटों पर बसपा का वोट बैंक कुछ हद तक बढ़ा है, लेकिन यूपी में जो है वो हालत बहुत खस्ता है। बसपा अपना जनाधार खो रही है। अरुण जी, तो होंगे आप, क्योंकि बसपा का वोटर माना जा रहा है कि बीजेपी को मिला है। अरुण जी, मैं इसके 2-3 मुख्य कारण तो मानता हूं कि जिस प्रकार से 9.38% वोट बसपा का रहा, जो कांग्रेस ने 6 सीटें जरूर जीती, उसके आसपास ही इसका भी वोट बैंक है। लेकिन एक तो जो उत्तराधिकारी जिस प्रकार से मायावती जी ने घोषित किया आनंद जी को, उनका बसपा का एक बहुत बड़ा जो सीनियर कैडर था जो उनसे इस मामले में नाराज हुआ, और उनकी नाराजगी को देखते हुए बीच चुनाव में फिर उनको उत्तराधिकारी हटा देना, एक तो ये बड़ा कारण रहा। दूसरा, संविधान का जो नैरेटिव जो भी कहा कि नगीना का उदाहरण एक लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां पर बसपा के प्रत्याशियों केवल 19,000 वोट मिले। जी, ये दर्शाता है कि जो सेट किया जी, उसमें बसपा के बड़े नेताओं को कोई एक स्टैंड लेकर उसमें आगे आना चाहिए था, ऐसा भी मेरा मानना है, और अपनी बात को लोगों के बीच में रखना चाहिए था। उस गलत नैरेटिव के कारण बसपा का बहुत बड़ा वोट बैंक एक भ्रमित हुआ। गलत तथ्यों के आधार पर उसको जिस प्रकार से विपक्ष ने समझाया, वो उस पर काट के रूप में बसपा ने कोई इस पर एक्शन भी नहीं लिया। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से एक ऐसी पार्टी जो पिछली बार 2 अंकों में जिसने लोकसभा की सीटें जीती हो और अब की एक भी सीट ना जीती हो, उसको खुद अपने आप में आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है। और शायद बसपा की जो नेत्री का ऐसा सोचना था कि एनडीए और एनडीए तो गठबंधन के बीच में तीसरे के मेरे लिए स्पेस बन जाएगा और हम ट्रायंगल लड़ाई स्थापित कर पाएंगे, और बसपा किसी भी सीट पर, एक सीट को छोड़कर बांदा वाली सीट पर जिसमें वो दूसरे नंबर पर रही, उसके अलावा उसका नंबर तीसरा या चौथा पूरे प्रदेश की 79 सीटों पर रहा। और जो उसके गठबंधन की, उसके संगठनात्मक कमजोरी की, उसके आगे के सिद्धांतों की कमजोरी की, और अपने कैडर को ना समझने की भी एक जो गलती, तो कहने के आत्ममंथन करने की जरूरत है। अरुण जी, कुमार राकेश जी, क्या आपको लगता है समय के साथ सियासत न करना, समय के साथ राजनीति करने के तरीके न बदलना भी बसपा के लिए अस्तित्व की चुनौती बन गया, और वो इस बार के चुनाव में देखने को मिला? संतोष जी, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते बसपा को लेकर के। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यहां से शुरू हुई थी भाजपा। काशीराम जी ने वापसी बनाई थी, जाति आधार पे बनी थी पार्टी। इन्होंने विस्तार की भावना से ही उसको बढ़ाते बढ़ाते सबको शामिल किया, और अपने मूल उद्देश्य जो था, वो जो मूल मौलिक जिससे आधार था, उससे ये अलग हो गए। ये उनके एक तरह से कहिए कि
स्वीकारता का नहीं कारण। अभी जो अरुण जी ताजा तारीख बता रहे थे, चलो आनंद वाला है, वो अनप्रेडिक्टेबल अच्छा स्वभाव की धनी। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूँ, अरुण जी जाना चाहते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बस मायावती ने जिस तरह से जो राजनीति शुरू की थी उससे भटक गई। जब तक काशीराम रहे उन्होंने संभालने की कोशिश की, जैसे जैसे पार्टी इनके हाथ में आया उस लिहाज से विस्तार तो उनको तक गई। सरकार 3 बार सरकार भी रही प्रदेश में, लेकिन अब लगता है जो कैडर है, जो जातिगत आधार पे बनी थी पार्टी, वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। अभी जो कांग्रेस का समीकरण और भाजपा का समीकरण एक है, तो जातिगत जो आधार था इनका वो इनसे छिटक गया। इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा कुमार राकेश जी, इसका फायदा किसको मिला? जी, फायदा किसको मिला? स्वाभाविक है, पिछली बार वो बुआ भतीजा लड़े थे, फायदा किसको मिला आपने देखा। इस बार वो दोनों लड़के लड़े, तो उसका फायदा किसको मिला वो सामने दिख रहा है। तो इसका जो फायदा है बीजेपी को ही मिला, इसका फायदा थोड़ा सपा को मिला, जातिगत, जैसे कि वो सबसे ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट दिए थे इस बार बीएसपी ने सबसे। लेकिन क्या हुआ, तो आप देखिएगा ना, हर जगह जो है उसको एक तो हम लोग बिहार में और सब जगह चलता है, हिंदी में एक शब्द है वोट कटवा पार्टी। तो इस बार वो वोट कटवा पार्टी के रूप में काम किया और सबका वोट काटा इन्होंने। जहां सपा काटना था फायदा बीजेपी को हुआ, जहां कांग्रेस का काटा था तो मान लिया बीजेपी को फायदा हो गया, तो कुछ कांग्रेस को भी फायदा हुआ जातिगत समीकरणों के आधार पे। तो मतलब अपने बेस को यदि आप छोड़ देते हैं, अपने मूल को छोड़ देते हैं, तो वो जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं ये शाश्वत सत्य है। भारत की संस्कृति भी है कि आप अपने जड़ मूल से जब अलग होते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। बसपा की स्थिति आज तारीख में वही हो गई है, और साथ साथ उनका एरोगेंट स्वभाव जो है, जिसके कारण जो दबंगई जिसे बोलते हैं, वो जो स्वभाव है वो भी उनके पतन का कारण मुझे दिख रहा है। जिस तरह से वो चली है और अनावश्यक जो चीजों को तरजीह नहीं देना चाहिए उनको देना, उनको थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। विस्तार तक किया है, विस्तार को संभाला कैसे जाए उस पर उनको नियंत्रण करना पड़ेगा। अमित जी एक आखिरी सवाल, अमित जी एक आखिरी सवाल, जैसे कि राकेश जी कह रहे हैं कि विस्तार देने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है। आकाश आनंद आते हैं, एक ब्रांड कहा जा सकता है, एक फायर ब्रांड नेता के रूप में आते हैं और कई बड़े इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया में उनके बड़े इंटरव्यूज छपते हैं और लगता है कि नहीं बसपा रिवाइव कर रही है, नए जोश नए खून को ला रही, लेकिन उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अचानक उनको हटा दिया जाता है। ये फैसले, ये भी इस फैसले ने भी बड़ा प्रभाव डाला। मुझे लगता है कि जैसा कि अभी कुमार राकेश जी भी कह रहे थे कि ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, इस पे बहुत एक सूक्ष्म तरीके से या कंक्रीट तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आनंद का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। उन्हें एक यंग नेता के तौर पर बीएसपी ने प्रोजेक्ट किया, फिर पुराना जो कैडर था वो भी कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश में था कि परिवारवाद की श्रृंखला अब बसपा ने भी अपना ली है। जिन मूल सिद्धांतों से, अभी जिन मूल सिद्धांतों के विषय में कुमार जी कह रहे थे, राकेश जी, कि उससे बसपा भटकी है, ये एक मुख्य विषय है। और उन्होंने सही उजागर भी किया कि उन मूल सिद्धांतों से बसपा का खिसकना जो माननीय काशीराम जी ने स्थापित की थी वो एक बहुत बड़ा कारण है, और जिसकी वजह से बसपा का ये हाल हुआ है। आनंद का आना और फिर बीच में वापस से बैकआउट कर जाना मायावती के चलते तमाम विभिन्न दायित्वों से, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर दिखा पाया। लेकिन अपने मूल विषय से हट जाना, जो दलित विमर्श का एक मूल विषय था, एक जो प्रतिनिधित्व का जो मूल विषय था, उससे जो बसपा हटी है काशीराम जी के उसका कहने की प्रभाव पड़ा है। उसका निश्चित तौर पर उसके प्रभाव पड़ा है, और वो अपने कैडर को ये विश्वास दिलाने में काफी असक्षम हुई है कि हम सत्ता में आके तमाम उन विषयों पर जो दलित डिस्कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको हम आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि तमाम चुनाव में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करने से भी बसपा की छवि धूमिल हुई है। ठीक है, हम बसपा की बात कर रहे थे, हम कहा जा सकता है कि बड़े मंत्रिमंडलों की बात कर रहे थे, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं भी आई हैं कि जिन जिन बड़े नेताओं ने कहा जा सकता है कि मंत्री पद संभाले, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी हम फटाफट अंदाज में एक बार सुन लेते हैं। आया हूं और हम लोग प्रधानमंत्री जी का सपना और 140 करोड़ लोगों का जो एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, वो पूरा करने के लिए हमारा
भारत का लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को और उस लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट को और मजबूत करने के लिए हम जी जान लगे रहेंगे और काम करेंगे। और सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है। सबको समावित करके हम हाउस चलाने का पूरा कोशिश करेंगे। क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। तो लगातार आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी योगी, कहा जा सकता है योगी भी एक्शन में थे और कैबिनेट की बैठक की और कई बड़े फैसले उन्होंने लिए। ये एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कैबिनेट की बड़ी बैठक की, बड़े फैसले, ट्रांसफर को लेकर, ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसको एक बार फिर शुरू किया है और कई बड़े जो निर्णय रहे हैं वो इस बैठक में लिए गए। रोजगार को लेकर भी संभावनाएं तलाशने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं वहां पर देखा जाए कि कितनी जो जगह वैकेंसी जो है वो खाली है, उनको निकाला जाए ताकि युवाओं को मौका मिल सके। कुमार राकेश जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बिगलिसस में आज हमने बात की कि जो मोदी कैबिनेट है वो पूरी तरीके से तैयार है। 100 दिन का एजेंडा भी तैयार है। विकसित भारत का सपना कई बड़े लक्ष्यों के साथ इस बार सरकार रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। तो कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।